हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना लेक्चर है 34, जिसमें एंशंट इंडिया हिस्ट्री का कुछ कुछ आपको सिलेबस दिया गया था, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, वही हमेशा की तरह प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सबको डिस्कस करेंगे और कुछ कुछ डाउट्स डिस्कस करेंगे और ऐसे करके लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखो, एक्चुअली हमने एंशंट इंडिया को किस तरह से बांटा है। देखो, एंशंट इंडिया की जो हिस्ट्री है, एक तो डायनेस्टीज के हिसाब से, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, और उसके बाद में जनपदार्थ वाला इशू। उसके अलावा एक थोड़ा सा जैनिज्म बुद्धिज्म को थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ते हैं अपन, और साथ में आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से पढ़ते हैं। तो देखो, जो आज का सिलेबस आपको दिया गया है ना, जिसमें डायनेस्टीज, राज्य महाराजाओं वाला हिसाब किताब पढ़ना था आपको, इसको थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। क्यों? इसमें पढ़ना ज्यादा है और क्वेश्चंस 5 7 8 सालों में इससे इस तरह के पूछे नहीं जा रहे हैं। टू मच। आजकल इस तरह के क्वेश्चंस इससे पूछे नहीं जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो कॉस्ट बेनिफिट को देखते हुए देख लेंगे कि पहले किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, तो जितना इनमें से हो पाए ना उतना तो ठीक है ना। उसके अलावा बाकी सिलेबस को, कुछ कुछ सिलेबस को छोड़ना पड़ेगा। मतलब मान लो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टडी, इतनी स्टडी करने के बाद में एक टॉपिक से हमको मिल रहे हैं 2 क्वेश्चन, और इतनी स्टडी करने के बाद में एक टॉपिक से मिल रहे हैं अपने को 10 क्वेश्चन। तो अच्छा है ना कि 10 क्वेश्चन वाले पे जाएं अपन। तो आज वाले जो टॉपिक्स है ना, इनमें ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। आने वाले टाइम पे अपन जैनिज्म बुद्धिज्म और आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स उठाएंगे ना, तो उनमें से बहुत क्वेश्चन निकल के आएंगे, है ना। इस तरह से ध्यान में रखना है। तो ये सारा सिलेबस करना था आपको। साथ में मैपिंग करनी थी। किसकी मैपिंग करनी थी? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की। कल के लेक्चर के अंदर आपको बता दिया था कि मैपिंग करते कैसे हैं। मतलब ठीक है, मैपिंग हमने सीख ली, लेकिन उसके उनको नोट डाउन कैसे रखना है, तो एटलस में मार्क करना सिखाया था आपको। आई सपोज, आई होप कि आप सीख भी गए होंगे। आज आपको नोट्स बनाना सिखा देंगे, है ना। नोट्स मेकिंग का जो मिथ हम सबके बीच में दिमाग में रहता है ना, कि सर नोट्स कैसे बनाएं, मतलब कैसे लिखें, चीज़ों को कंसोलिडेटेड कैसे रखें, तो इसका भी मिथ कवर कर देंगे, आज क्लियर कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारे ढोलू राम है। अभ्यास की निरंतरता सफलता की कुंजी है, तो ये ढोलू अभ्यास करवाएगा वो आपको। इसकी नाक टेढ़ी है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 2017 का, और यही पजलिंग क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले मैं कल का कुछ क्लियर कर देता हूं आपको। वो एक अपना क्वेश्चन था जिसमें अपने मैडम बीकाजी कामा का ऑप्शन था। 1907 में उन्होंने पेरिस में किया था। वो थोड़ा सा मैंने उसको ध्यान से देखा नहीं था। पेरिस में नहीं, स्टगर्ट करके जगह थी जर्मनी में। तो वो पेरिस वाला फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा और बाकी सेकंड और थर्ड उसमें सही हो जाएंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी उसका आंसर होएगा, है ना। कभी कभी मुझसे मिस्टेक हो जाती है, मुझे समझ में आता है। तो एक तो वो। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये था कि सर एबीपी जो है वो अमृता बाजार पत्रिका है या फिर आनंद बाजार पत्रिका है, तो कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, इसको मैंने सर्च आउट भी किया था। 1868 के अंदर जब ये न्यूज़पेपर चालू किया गया था ना, तब तो इसका नाम था अमृता बाजार पत्रिका। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज होता गया। फिर इसको 1886 में इन्होंने आनंद बाजार पत्रिका रख दिया। क्यों रख दिया, उसके रीजंस पता नहीं क्या है, लेकिन मालिक सेम ही थे। अब क्या है, एबीपी ग्रुप बन गया। एबीपी ग्रुप बन गया, तो उसके अलग अलग न्यूज़पेपर भी चल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स भी चल रहे हैं। तो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है आनंद बाजार पत्रिका। अमृता बाजार पत्रिका नाम का न्यूज़पेपर आता नहीं है ना। तो उस टाइम पे 1868 में तो अमृता बाजार पत्रिका ही चालू किया था। बाद में फिर इन्होंने 1886 में अमृता बाजार पत्रिका का नाम कर दिया था आनंद बाजार पत्रिका। चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ही क्वेश्चन था बोन ऑफ कंटेंशन वाला। क्या था इसमें? 2017 में पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऋग्वेदिक आर्यन एंड इंडस वैली पीपल। डिफरेंस बताया था, और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या? ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन वारफेयर वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। ये बात बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हम सबको पता था, है ना।
वारफेयर वाला हिसाब किताब हमें इंडस वैली से नहीं मिला था। और हेलमेट वगैरह ये सब ऋग्वेदा की जो टेक्स्ट वगैरह है ना, वहां से हमको पता लगता है। तो ऑप्शन वन जहां जहां पे नहीं उसको काटो, तो काटने के बाद में ऑप्शन बी कटा। बहुत बढ़िया, अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। वो केवल कॉपर आयरन को ही जानते थे, ना तो एविडेंस की बात कर रहा है ना कुछ और। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वो केवल कॉपर और आयरन के साथ में जाएंगे? तो ये कॉमन सेंसिकल वे में ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन दो जहां जहां पे उसको काटो। अब ऑप्शन तीन पे बात आती है कि ये सही है कि नहीं है। ऋग्वेदिक आर्यंस हैज डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, बिल्कुल। एंड वेयर एज देर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग अवेयर ऑफ दिस एनिमल। मतलब ये एविडेंस भी नहीं मिलता कि इंडस वैली के लोग थे ना, उनके पास में ये हॉर्स, उन वो हॉर्स को जानते भी होंगे, हॉर्स के बारे में, घोड़े के बारे में। तो देखो, यूपीएससी ने स्टेटमेंट थ्री को माना था सही, है ना, स्टेटमेंट थ्री को माना था सही। तो इस तरह से ऑप्शन सी लग जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन यूपीएससी ने मान तो लिया, लेकिन टेक्स्ट बुक्स के अंदर दिया हुआ है कि सुरकोदता जो साइट थी इंडस वैली की सिविलाइजेशन की, वहां पर हॉर्स बोन के रिमेन्स मिले हैं। और ये आर एस शर्मा की बुक है ना, एंशंट हिस्ट्री वाली, जो पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर मेंशन था, है ना, पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन था, सुरकोदता साइट पे हॉर्स की बोन मिली है। तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं अपन कि नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली, नो एविडेंस ऑफ हॉर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो यहां पर अब देखो, अब यूपीएससी ने तो मान लिया इसको भी सही, लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते ना। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी भी ऐसे बनाती है और उसके गलत आंसर भी दे देती है, सही देती है, कैसे क्या मान के समझ के देती है। तो यार एक दो तीन क्वेश्चन हर साल, दो क्वेश्चन हर साल इस तरह के मिलेंगे आपको, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मानना ही पड़ेगा। लेकिन चलो ठीक है, इसको समझ गए, पजल करने वाले क्वेश्चंस तो हैं। उस टाइम पे आप अपनी बेस्ट नॉलेज लगाना, वहां पर ये मत सोचना कि मेरा ये गलत होगा कि सही होगा। एक दो क्वेश्चन में लड़ाई हमेशा रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो करते हैं उस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरीली ऑफ। तो रिलीजियस वे ऑफ लिविंग था अर्ली वैदिक लोगों का, वो किस तरह का था? भक्ति था? नहीं, भक्ति तो काफी लेट आया था। भक्ति तो जब कल्ट बना दिए गए थे ना गॉड के, है ना, मूर्तियां टाइप बना दी गई थी, कल्ट वे में प्रैक्टिस होने लगे थे, तो उसके बाद में स्टार्ट हुआ था। अनदर इज इमेज वर्शिप। तो इमेज का जो कॉन्सेप्ट आया था ना, दैट केम हीनयान महायान बुद्धिज्म जब आया था ना, तो उस टाइम पर बुद्ध चरिता लिखी गई थी, पॉसिबली अश्वघोष के द्वारा। तो वहां पर सबसे पहले बुद्ध मतलब पर्सोनिफिकेशन गॉड का किया गया था। तो इमेज वर्शिप तो नहीं थी अर्ली वैदिक टाइम पे। वर्शिप ऑफ नेचर, हाँ, नेचर का वर्शिप करते थे। और यजनाज, यज्ञ क्या बोलते हैं, यज्ञ को बोलते हैं, तो यज्ञ करवाए जाते थे। और भक्ति तो नहीं था, तो भक्ति भी कटेगा, और नेचर वर्शिप तो सही है, तो भक्ति जहां जहां पे उसको काटो, और इमेज वर्शिप है उसको काटो। तो क्या बचेगा? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञ, तो ऑप्शन सी। अच्छी बात। तो क्या होगा यहाँ पे? यज्ञ क्या होता है? यज्ञ लिटरली मीन सेक्रीफाइस, डिवोशन, वर्शिप एंड ऑफरिंग, उसको यज्ञ करना बोलते हैं, यज्ञ करना बोलते हैं। एंड रेफर्स इन हिंदुइज्म टू एनी रिचुअल डन इन फ्रंट ऑफ सेक्रेड फायर। मंत्रा की चैंटिंग वगैरह सब होती है ना। और यज्ञ हैज बीन वैदिक ट्रेडिशन डिस्क्राइब्ड इन लेटर वैदिक लिटरेचर नोन एज ब्राह्मणास एज वेल एज यजुर्वेदा। अच्छा, उसके बाद में इस तरह के हिम्स मिलते हैं जो कि दिखाते हैं कि हम नेचर वर्शिप करते हैं। द पृथ्वी सूक्त अथर्व वेदा में दिया हुआ है, माता भूमि पुरोहम पृथ्व्या, माई मदर इज अर्थ एंड आई एम हर सन। तो नेचर की वर्शिप हो रही है। भक्ति मुंह में भक्ति क्या होती थी? जैसे ये नरसिंह मेहता है, तो कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, मीरा कर रही है कृष्ण जी की भक्ति, हनुमान जी रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं, तो कल्ट बना लिया। तो भक्ति लिटरली मीन्स अटैचमेंट, पार्टिसिपेशन, फॉन्डनेस फॉर होमेज, फेथ, लव, डिवोशन, वर्शिप, प्योरिटी। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट अर्ली वैदिक लोगों के बीच में नहीं आया था, है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये कुछ कुछ नेम ऑफ गॉड्स हैं जो कि लिंक हैं किससे, किससे लिंक है, वैदिक गॉड से। जैसे वायु है, विंड ऑफ गॉड, तो है ना, वायु नाम रखते हैं, तो वायु का मतलब ही होता है हवा का देवता। हेमा मालिनी हवा हवाई, वो नहीं। दशायुष, फादर ऑफ हेवन। अदिति किसको बोलते हैं, मदर ऑफ सूर्य, सूर्य की माता को अदिति बोलते हैं। तो कोई किसी का नाम है अदिति, तो यहां से मतलब निकाल लेना कि ऐसे पड़ा था आपका नाम, है ना अदिति। मरुतस स्टॉर्म स्पिरिट है। गंधर्वास डिवाइन म्यूजिशियन। अश्विन्स हीलर्स ऑफ डिजीज, है ना, अशाविन्स। रीभस जिनोम्स, अप्सरा मिस्ट्रेस ऑफ गॉड्स, है ना, देवताओं की परियां, अप्सराएं। रुद्र आर्चर गॉड है। उषा गॉड ऑफ डॉन, जो शाम ढलती है ना, उषा। तो उषा के ना इस दुनिया में वैसे देखा जाए ना तो उषा के सबसे ज्यादा फैंस हैं, है ना, उषा गॉड के सबसे ज्यादा फैंस हैं। क्यों उषा फैंस, तो इसी तरह से ये सारे लिस्ट हैं। अदिति मदर ऑफ गुड्स भी बोलते हैं। अरण्य अरण्य, अरण्य बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट गॉडेस को भी बोलते हैं। और सरस्वती रिवर डीटी को बोलते हैं। तो ये डीटीज के नाम दिए हुए, इनको देख लेना थोड़ा सा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए थे, लेकिन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जिससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बन पाए। 2012 का क्वेश्चन था, तो कुछ कुछ स्टेटमेंट्स, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें करेक्ट बताना है अपने को। कैसे बताएंगे इसको, कैसे बताएंगे? विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो क्या बोलता है ये, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जरीज वर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी एडी। मतलब क्राइस्ट के बाद में, 100 साल के बाद में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमन थे यूज में। तो हाँ, जनरल सा स्टेटमेंट है, सही हो सकता है। तो वन जहां जहां पे नहीं उसको काटो। बहुत बढ़िया। Transplant of internal organs in the human body had begun by the beginning of 3rd century AD। तो ट्रांसप्लांट होना फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में ना थोड़ा थोड़ा वो लगता है, क्या कि 200 साल लग गए, मतलब है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद में इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना वगैरह। तो 1 और 2 साथ में जहां जहां पे होंगे ना उनको काट देंगे अपन। तो 3 वैसे ही कटा, 1 2 कटा, 1 2 कटा, तो 1 3 4 आया, ऑप्शन सी, है ना। उसके बाद में द कंसेप्ट ऑफ साइन एंगल वाज नोन इन 5th सेंचुरी एडी। तो वो नोन था, हाँ था। द कंसेप्ट ऑफ साइक्लिकल क्वाड्रेटल वाज नोन इन 7th सेंचुरी एडी। तो देखो इस तरह के हमें ऑप्शंस पता भी नहीं होते हैं, और कई बार हमें समझ भी नहीं आता है। और ये भी देखते हैं अपन कि पढ़े तो क्या क्या पढ़े, कितना पढ़ लें, मतलब साइन एंगल का आविष्कार कब हुआ। ये एमए हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, विज्ञान का इतिहास मतलब हिस्ट्री ऑफ साइंस, उसमें पढ़ते हैं ये सब चीजें। तो एक जनरल लेमैन स्टूडेंट के सामने तो नहीं आएंगी ये चीजें, और हमारी बुक्स में भी नहीं दी हुई। लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा आपको, इस तरह के क्वेश्चंस ना किसी सब्जेक्ट में, ये वाली अप्रोच जो है ना, ध्यान से सुनना, इस वाली अप्रोच पर यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है। जनरल ऑब्जर्वेशन वाली अप्रोच बोलते हैं इसको। लाइफ में हमारे क्या घट रहा है, वो जनरल ऑब्जर्वेशन वाली अप्रोच है। जैसे कि जयपुर के अंदर एसएमएस हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, वहां पर एक भवन है, एक विंग है जिसका नाम है चरक भवन। अच्छा, चरक भवन। दिल्ली के अंदर एक वो है ट्रॉमा सेंटर जिसका नाम है सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर। हम लोगों का कभी ना कभी आना जाना होता है वहां पे, और जैसे हम एंट्री करेंगे ना उन ब्लॉक्स के अंदर, तो वहां पर जैसे सुश्रुत भवन है तो सुश्रुत जी की मूर्ति लगी रहेगी, और उनके बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। एक ऑब्जर्वेशन वाला जो स्टूडेंट होता है ना, और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो एकदम से चीजों को अवॉइड नहीं करेगा। वो हमेशा क्वेस्ट में रहेगा कि उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इस एसएमएस के हॉस्पिटल के भी रूम में जाओगे ना, एंट्री करोगे, तो यहाँ पर भी आपको एक मूर्ति मिलेगी जिसमें चरक बैठे हुए होंगे, और उनकी बगल में इंफॉर्मेशन लिखी रहेगी। तो वहां से हमें बिल्कुल साफ साफ पता लगता है कि सुश्रुत ने क्या किया था, चरक ने क्या किया था, और कब इन्होंने सर्जरी कर दी थी। तो ये होती है जनरल ऑब्जर्वेशन वाली चीजें, और हमारा दिमाग चलना चाहिए इन चीजों में। अगर इस तरह से दिमाग चलाओगे ना, तो
कई बार जनरल अवेयरनेस, इसीलिए तो बोलते हैं ना जनरल स्टडीज एंड जनरल अवेयरनेस। बैंक के एग्जाम में तो जनरल अवेयरनेस है एग्जाम का नाम, तो अवेयर रहोगे ना तो काफी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इससे क्या समझ में अपने को, सुश्रुत, सुश्रुत के बारे में पढ़ा तो जैसे कि चेन्नई के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर सुश्रुत भवन लिख रखा था और इनके बारे में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी थी। 6000 बिफोर क्राइस्ट एरा एंशिएंट इंडिया सर्जन परफॉर्म्स नोज जॉब एंड स्किन ग्राफ्ट। और उनकी जो सुश्रुत संहिता है बुक है, उसमें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर्स दी हुई है। तो बताओ यहां से अपन ये वाले स्टेटमेंट को ऑप्शन 2 को काट नहीं सकते क्या, कि 3rd सेंचुरी एडी के अंदर उन्होंने इंटरनल ऑर्गन्स को ट्रांसफर करना चालू किया था। यहाँ पे वैसे ही काटा मैंने, तो ऑप्शन 2 जहां जहां पे था वैसे ही कट गया। तो 3 4 तो सही था और फर्स्ट हमको पता लग गया। अब देखो 600 बिफोर क्राइस्ट एरा में उसने ऑर्गन को ही ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उसके 500 600 साल के बाद में ये क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट चलन में नहीं होंगे क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है, पहले से ही थे ये तो ऑप्शन 1 भी सही है, तो 1 3 4। तो एक मैंने आपको एक तरीका बताया है, एक यूपीएससी के स्टूडेंट को ना कैसे अवेयर रहना चाहिए, कैसे उसको थोड़ा सा है ना अपने आंख नाक कान सब खोल के रखना चाहिए जिससे कि उसको समझ बने। तो इस तरह से भी क्वेश्चन सही हो जाते हैं, हर साल ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं। ये तो मान लो मेडिकल साइंस का छोटा सा वो था एग्जाम्पल, लेकिन होते हैं। अच्छा, अब जैसे हमें पता चला कि सुश्रुत पे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो सुश्रुत से रिलेटेड या फिर मेडिकल साइंस से रिलेटेड जो जो प्रोमिनेंट इंडियंस थे ना हमारे एंशिएंट टाइम में, उनके बारे में हमें पता तो होना ही चाहिए। तो मैंने आपको सुश्रुत के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, इसको पढ़ लेना, है ना। देखो सारी बातों की एक बात, मैं हिस्ट्री का टीचर भी नहीं हूं और मुझे हिस्ट्री बहुत ज्यादा आती भी नहीं है, तो अपन तो क्या जनरल वाली अप्रोच ही लगाते हैं सारी, है ना। ये मतलब ये क्या ना जुगाड़ बिठाने वाली अप्रोच लगाते हैं हिस्ट्री के अंदर भी, कि किस तरह से हो सकता है, क्योंकि हर आदमी हर सब्जेक्ट का स्पेसिफाइड बंदा नहीं हो सकता। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे ना तो वो तो बिल्कुल बढ़िया से इसको तैयार करते होंगे। सुश्रुत के बारे में भी पढ़ेंगे, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, व्हाट परसुएडेड सुश्रुत टू डू ऑल दीज थिंग्स, उस टाइम पे सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल टेक्नोलॉजिकल कंडीशन सिचुएशंस कैसी थी। लेकिन एक जनरल स्टूडेंट होता है ना, उसको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना सीखा। तो मैंने चरक के बारे में भी बता दिया है, चरक के बारे में पूछ सकते हैं, आयुर्वेदा में काफी इनका कंट्रीब्यूशन था। और बाबा रामदेव की जो पतंजलि योगपीठ बनी हुई है वहां पर ये चरक की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है, महर्षि चरक की। तो उन पे लिखा हुआ है 2000 बिफोर क्राइस्ट एरा, है ना, 3rd सेंचुरी बीसी। तो इसके 3rd और 2nd सेंचुरी बीसी के बीच में इनका जन्म हुआ था, है ना। लाइफस्टाइल से रिलेटेड इन्होंने चीजें बताई थी, आयुर्वेदा में पढ़ाते भी हैं इनके रिसर्च वर्क को। एक तो चरक के बारे में तैयार कर लेना, एक जीवक के बारे में तैयार कर लेना। जीवक बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी कैसे इंपॉर्टेंट थे, ये एट द टाइम ऑफ बुद्धा बिम्बिसारा के रॉयल फिजिशियन थे और बुद्धा के भी फिजिशियन थे और बड़े प्रोमिनेंट और फेमस थे। इन्होंने शल्य चिकित्सा की थी, मतलब दिमाग में से वो कीड़े निकालने वाला कुछ इलाज कर दिया था इन्होंने, तो इंटरनल इंजरी ठीक कर दी थी। तो कुछ थी, तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे ना, उनका भी इलाज करते थे। तो ये थे जीवक, इनके बारे में भी जान लेना। और बुद्धिज्म से और जैनिज्म से रिलेटेड तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज भी बहुत काम की हैं, तो वो अपन करेंगे आने वाले लेक्चर में। तो इनके बारे में बढ़िया से आप पढ़ लेना। अच्छा, अगले क्वेश्चन, जैसे 2012 में ये वाला क्वेश्चन पूछा था, श्रेणी या फिर गिल्ड किसको बोलते हैं। अब देखो बात तो ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कितना पढ़ोगे, कहाँ कहाँ पे पढ़ोगे, नहीं मिलते टेक्स्ट, ये मेरे को मिला ही नहीं कहीं पे, तो फिर कैसे करोगे इनको। तो कई क्वेश्चंस को क्या लीव करने की बात होती है, कि इस तरह के क्वेश्चन छोड़ दो। अब विद रेफरेंस टू द गिल्ड्स, जिसको बोलते हैं श्रेणी, मतलब व्यापारियों की संगोष्ठी जो होती थी ऑफ एंशिएंट इंडिया, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बताओ। एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड विद सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ देम। तो मतलब सारी गिल्ड जो हैं वो किंग के अंदर रजिस्टर्ड होंगी एंशियंट टाइम में। यार आज ही रजिस्टर्ड नहीं होती तो थोड़ा सा एक ये वेग स्टेटमेंट लगता है, थोड़ा ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन इतना टाइट और टफ नहीं था ना। तो सारी गिल्ड रजिस्टर्ड हो जाए तो यहाँ पे मैं इसको काटूंगा। तो इस तरह से मैं तो इस तरह से अप्रोच में जाऊंगा, ये गलत भी हो सकता है लेकिन ये सही निकला था। तो ऑप्शन 1 काटा मैंने, तो ऑप्शन 1 काटा तो ए कटा और डी कटा, तो काटा पीटी बचाई तो 2 ऑप्शन तो निकल गए। अब बचे 2, सही करना आसान है। द वेजेस
रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड प्राइसेस वर फिक्स्ड बाय गिल्ड। हाँ, इसीलिए तो गिल्ड बनती है, तो ऑप्शन 2 सही होगा। देखो 2 सही होगा तो 2 कहाँ पे है? ऑप्शन सी के अंदर, तो उसके साथ में 3 भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से करके मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया। देखो थोड़ा तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा और थोड़ी अपने को अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग भी लगानी पड़ेगी। बताओ ना कि सारी गिल्ड को रजिस्टर करवाया जा सकता है क्या सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर में, और वो भी एंशिएंट टाइम्स में, है ना, एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? द गिल्ड हैज जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स। हो सकता है अब इसीलिए गिल्ड बनाया जाता है कि अपने ही मेंबर को दंडित किया जा सके अगर वो बात ना माने तो। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगला देखते हैं, है ना, थोड़ा सा श्रेणीज के बारे में कुछ कुछ बताया गया है। एक्चुअली चतुर्वर्णीय व्यवस्था के अंदर एक सनातन परंपरा के अंदर ये था कि लाइफ के 4 चतुर्वर्ण होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्य जो थे, बिजनेस क्लास वाले थे, तो वो अपना हिसाब किताब कैसे चलाएं, तो उस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ज्यादा ही दिया हुआ नहीं है कहीं पे, तो आ गया तो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन। अगला, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा और ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बड़ा मजा आ गया। ये अपना फील्ड है, ये फिलोसफी का पोर्शन आ गया, बस इसके तो अपन मास्टर हैं। The Dharma and Rita depicts the central idea of ancient Vedic civilization. In the context, consider the following statement. Dharma was a conception of obligation and discharge of one's duty to oneself and to others. बिल्कुल सही है। Rita was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर। अब देखो, ये छोटी छोटी टर्म्स हम जो यूज करते हैं ना, इनका मतलब हमें पता होना चाहिए, भले ये बुक्स में ना दिए हुए। जैसे धर्म का मतलब क्या होता है? देखो धर्म का मतलब आज के टाइम पे रिलीजन से रिप्लेस कर दिया। रिलीजन का मतलब होता है संप्रदाय, है ना, और धर्म होती है एक यूनिवर्सल चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, धर्म का मतलब जैसे बोलते थे ना पहले के टाइम पे, गुण धर्म, है ना, गुण धर्म। आग का धर्म है जलना और जलाना, बर्फ का धर्म है शीतल होना और शीतल करना, पानी का अपना एक धर्म है ना, आदमी का अपना एक धर्म है, पुरुष का अपना धर्म है, नारी का अपना धर्म है, सबका अपना अपना धर्म है। मनुष्य जीवन का भी उसी तरह से धर्म है, क्या? एक मॉरल लाइफ जीना, है ना, मॉरल लाइफ लिविंग, तो वो हो गया धर्म। तो धर्म का ये मतलब हुआ करता था, एस धम्मो सनातनो, और वही धर्म सनातन है जो हमेशा से चलता रहेगा। आग जलेगी और जलाएगी, आज भी जलेगी, पहले भी जलाती थी और आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक भी जलाएगी, तो सनातन धर्म हो गया ना वो, सनातनो, इस तरह से इसको समझाया गया, तो वो धर्म हो गया। आज के टाइम पे तो क्या है, धर्म अपन किसको बोलने लग गए? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, वो संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही होता है, यूनिवर्सल। भाई चोरी करोगे तो सजा तो मिलेगी, तो यही तो धर्म हो गया। चोर का धर्म है चोरी करना, जिसके बाद में उसकी पिटाई होगी, और राजा का धर्म है उस चोर को पकड़ना, मतलब पुलिस का धर्म है। तो ये धर्म को इस तरह से यूज करते थे। तो क्या हुआ? धर्म वॉज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स। तो इंसान का धर्म क्या है? ड्यूटीफुल होना। अच्छा, रित। अब अगला वर्ड आया रित। रित किसको बोलते हैं? देखो पहले अपन, रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है साइंटिफिक होना। ऋषि मुनि का नाम सुनते हैं अपन बहुत ज्यादा, जैसे शब्द बना ऋषि। ऋषि, ऋषि शब्द का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऋषि शब्द का मतलब होता है जो रित की गवेषणा करे। रित की गवेषणा करे मतलब दैट फॉलोज द लॉ, है ना, दैट एम्फसाइज ऑन यूनिवर्सल लॉज। देखो ऋषि मुनि जो होते थे, अब थोड़ा सा भी अपन, है ना, फिलोसफिकल एंगल से भी नहीं, हिस्टोरिकल एंगल से भी पढ़े अपन, तो अपन ने जैसे वैदिक पीरियड पढ़ा था, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा था, तो अरण्यास में जाके वो अरण्य का लिखते थे, है ना, बुक्स जो टेक्स्ट है ना अरण्य का, तो वो क्या करते थे, वो लिखते थे उन बुक्स को और रिसर्च करते थे
किसी चीज पर भी रिसर्च करें तो वो ऋषि कहलाए। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे वो लोग। आज के टाइम पर जो लैब वाले साइंटिस्ट होते हैं ना, पहले उस टाइप के साइंटिस्ट होते थे इंडियन कल्चर में, तो वो ऋषि कहलाए, है ना। रित की गवेषणा करते थे वो। तो साइंटिस्ट हुए तो कहाँ का साइंस करेंगे वो, मतलब कहाँ की खोज करेंगे, या तो इंटरनल, मतलब अपने बॉडी के अंदर मेडिटेशन वगैरह करना, जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, है ना, अपने आप को जानना, माइंड के बिहेवियर पैटर्न्स को जानना, या फिर बाहर की दुनिया में जितने भी ये सुश्रुत पढ़ लिया अपन ने, चरक पढ़ लिया, जीवक वगैरह पढ़ लिया, तो ये बाहर की साइंस को पढ़ रहे थे। जैसे आज के टाइम पर ये बहुत बड़े बड़े नोबेल ल्योरेट होते हैं ना, तो उस तरह से वो हुआ करते थे। तो वो रित की गवेषणा करते थे। दे यूज टू फॉलो एंड लर्न द लॉ, यूनिवर्सल लॉ, तो वो रित कहलाया, है ना। ऋतु, तो ऋतु क्या होता है, हमारा वातावरण। हमारा वातावरण, ऋतु बड़ी अच्छी है आज, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, मतलब प्रेवलेंस बहुत सही चल रहा है। तो फंडामेंटल मॉरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन। तो गवर्न यूनिवर्स ऐसे ही हो रहा है ना, ऋतु से ही तो हम पता लगाते हैं। तो ऐसे करके ऋत शब्द बना। और ये जो भी स्टूडेंट्स आरएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, तो वो तो पढ़ ही रहे हैं ये टॉपिक, रित और ऋण में डिफरेंस बताओ, है ना। तो वो तो टेंशन में ही थे कि इसके नोट्स कहीं से मिल जाए। चलो ठीक है। इनको ध्यान से, ऐसे वर्ड्स है ना बिल्कुल अच्छे से हमारे तैयार होनी चाहिए, वर्ड्स पे बहुत एम्फेसिस करना चाहिए। अगला देख लेते हैं। व्हाट डज बोधायन थ्योरम या बोधायन सुलवा सूत्र रिलेट्स टू। तो बोधायन ने एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम निकाली थी। तो लॉगरिथमिक कैलकुलेशन नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं, पाई की वैल्यू भी नहीं, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ऑप्शन ए। बोधायन ने पाइथागोरस से 200-300 साल पहले ऑलमोस्ट पाइथागोरस थ्योरम निकाल दी थी, और ये सूत्र भी लिखा था। दीर्घ चतुर्रक्षान्य रज्जु पार्श्वमानी तिर्यंग मानी च यत्नं पृथग भूते कुरुतस्भयं करोति। A rope stretched along the length of a diagonal produced an area which the vertical and horizontal sides make together। तो इस तरह से इन्होंने समझा दिया था, मतलब पाइथागोरस से भी बहुत पहले। लेकिन इनको इतना ज़्यादा वो नहीं मिल पाया, प्रोमिनेंस नहीं मिल पाया, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा दुनिया में लेके नहीं गए, है ना। वरना इनको मिलना चाहिए था क्रेडिट इस चीज़ का। कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था। अच्छा, पहले क्या ये सारे श्लोक संस्कृत में लिखते थे, तो संस्कृत तो वैसे ही समझ में नहीं आती थी है ना। और संस्कृत को तो क्या टॉर्चर की भाषा बोलते हैं। संस्कृत हमें समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि उसको बहुत ही क्लिष्ट बना दिया गया था। तो एक छोटा सा जोक है, अभी रामायण महाभारत चल भी रही है। तो एक बार क्या हुआ, अर्जुन लड़ नहीं रहा था। कृष्ण जी को बोले कि देखो सामने ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, भैया हैं, मैं नहीं लड़ता। तो कृष्ण जी ने बोला, समझा कि यार ये अपना जो स्टूडेंट है ना, काम का नहीं है, ये नहीं लड़ेगा। तो बोले इसको थोड़ा ठीक से समझाना पड़ेगा। तो कुरुक्षेत्र में और गर्मी के टाइम पर वो महाभारत हुई थी। तो उस टाइम पे कृष्ण जी ने उनको भरी दोपहरी में खड़े होके 700 संस्कृत के श्लोकों की महाभारत सुनाई, सॉरी गीता सुनाई। 700 संस्कृत के श्लोकों की गीता सुनाई, और लास्ट में बोले कि वो लड़ता है कि और श्लोक सुनाऊं। तब तो अर्जुन मान गया कि गुरुजी कट के मर जाऊंगा, पर और श्लोक नहीं सुनूंगा। तो संस्कृत को थोड़ा क्लिष्ट बना दिया तब ये है ना, थोड़ा सा समझ नहीं पाए लोग, वरना इनका काम तो बहुत अच्छा ही था ना। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, वरना मैं भी संस्कृत के श्लोक सुनाऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं मैं। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग द एंशियंट टाउन तक्षशिला लोकेटेड, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो देखो तक्षशिला भी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद के पास में, यहाँ पर ये वाला। तो ये आपके लिए होमवर्क है। कौन सी 2 नदियों के बीच में है, तो सारी जो नदियां हैं IJC RBS, इंडस झेलम चेनाब और रावी ब्यास सतलज, ये 6 नदियां हैं। इनके बीच में 6 rivers are there and in between them this city is located। तो कौन सा है, तो मैप को देखेंगे, और मैप के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था कि कल कि कैसे लोकेशंस को मार्क करते हैं, वैसे ही सारी नदियों को मार्क करेंगे और बताएंगे कि तक्षशिला कौन सी 2 नदियों के बीच में स्थित है, लोकेटेड है। कमेंट में बताएंगे। ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था, 2005। एक तो ना गौतम बुद्धा से यूपीएससी को बहुत प्रेम है, एक तो गौतम बुद्धा और एक महावीर स्वामी।
बुद्धिज्म और जैनिज्म से बहुत अकाढ़ प्रेम है और 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे। तो है ना, इस टॉपिक को तो अपन पढ़ भी लेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द कंटेम्प्रेरी ऑफ 3 अदर्स। अब देखो, गौतम बुद्धा, बिंबिसारा, मिलिंद और प्रसेनजीत। गौतम बुद्धा तो थे ही, उस टाइम पे हरण्यका डायनेस्टी के राजा थे। मगध जो उस टाइम का सबसे बड़ा महाजनपद था, उसके राजा थे बिंबिसार, जो कि फ्रेंड थे, चड्डी बड्डी थे किसके, बुद्धा के। लिटरली बहुत अच्छे फ्रेंड थे उनके। और उस टाइम पे हमेशा लड़ाई चलती रहती थी किसकी, मगध की और कौशल किंगडम की। और कौशल के राजा थे प्रसेनजीत, और जो कि बुद्धा के भी अच्छे फ्रेंड थे, है ना। तो इस तरह से ये 3 हो गए साथ के। तो बचा कौन, मिलिंद। मिलिंद उसके काफी बाद में हुए, है ना, 300 साल के बाद में। तो ऑप्शन बी आंसर। मिलिंद के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। मिलिंद पन्हा करके एक बुक है, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। मैंने भी इसको पढ़ा है, थोड़ी सी है ना, इसके रेफरेंसेस वगैरह लिए और काफ़ी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली इसमें से, काफ़ी मोरालिटी की बातें हैं इसके अंदर। तो मिलिंद ने, और उस टाइम पर एक बुद्धिस्ट सेज हुआ करते थे, नागसेन उनका नाम था, नागसेन, याद रखना। तो उस टाइम पे बैक्ट्रिया से आए थे, इंडो ग्रीक रूलर थे, मियंडर इनका नाम था, पाली में इनको मिलिंद बोला गया। तो उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था, कन्वर्ट नहीं करवाया था वो, मतलब फॉलो करने लग गए थे। उस टाइम पे ऐसे कन्वर्जन वाली वो सब चीज़ें नहीं थी, क्योंकि रिलीजन का हिसाब किताब अलग था। उस टाइम तो हिंदुइज्म भी नहीं था। उस टाइम तो जैसे जैनिज्म हो गए, बुद्धिज्म, फिर शैविज्म, वैष्णविज्म, इस तरह से अलग अलग तरीके के संप्रदाय हुआ करते थे। मतलब एक प्रॉपर उस तरह से डिमार्केशन नहीं था, अलग अलग फिलोसफिकल ट्रेंड्स हुआ करते थे उस टाइम पे। फिलोसफिकल ट्रेंड्स ज़्यादा बोलेंगे, एक आजीवक होंगे, उसको भी आपको प्रिपेयर करना है ना, मखाली गौशाला वाले। तो अलग अलग हुआ करते थे। तो उसके बाद में बुद्धिस्ट फिलोसफी को मानने लग गए थे। तो नागसेना, तो नागसेना ने डिस्कस किया था मिलिंद के साथ में, मिलिंद पन्हा करके फिर ये बुक लिखी गई थी। और 100 बिफोर क्राइस्ट एरा टू 200 बीसीई, है ना। तो बुद्धा के लगभग 200-300 साल के बाद में, है ना। तो ये कंटेम्प्रेरी नहीं थे, इसको भी हमने अटेम्प्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, ये इस तरह से इनकी काउंसिल हो रही थी। तो ये थे नागसेन और ये थे राजा, और ये सारे बाकी मॉन्क्स बैठे हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, विच वन ऑफ द 4 वेदास कंटेन अकाउंट्स ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स हैं। तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ये सब रटा हुआ होना चाहिए। तो 4 वेद हैं, है ना, तो इन 4 वेदों को तो याद कर लो। तो ऑप्शन सी अथर्ववेद हो जाएगा इसमें। तो देखो, त्रिवेदी प्लस एक वेदी बन गए 4 वेद। 4 वेद कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है, अर्लीस्ट वेदा है ये, सबसे पहला, और दुनिया की सबसे पुरानी बुक भी बोलते हैं इसको। उसके बाद आया सामवेद, इसमें अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ सिंगिंग सामवेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर बुक ऑफ प्रेयर, और अथर्ववेद के अंदर बुक ऑफ मैजिक एंड चार्म्स। चार्मिंग बुक है बहुत, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई हैं। तो आप ये घर पे पढ़ लेना। देखो, वेदा के बारे में तो जान लोगे तो ठीक ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन के डायरेक्ट आने के चांसेस बनते हैं, है ना। कभी भी कुछ भी पूछ ले, और बिल्कुल जनरल फैक्ट्स हैं। मैं बता रहा हूँ, एक तो वेदा, एक बुद्धिज्म जैनिज्म, बुद्धिज्म जैनिज्म, एक हो गया आपका भक्ति मूवमेंट, एक हो गया आपका सूफिज्म, और एक 18th सेंचुरी में जो रिफॉर्म मूवमेंट आए थे। ये 4-5 मूवमेंट ऐसे हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन पक्का है। सूफिज्म से बहुत ज्यादा प्रेम है, भक्ति मूवमेंट से बहुत प्रेम है यूपीएससी को, बुद्धिज्म जैनिज्म से बहुत प्रेम है, और वेदा से भी, मतलब वैदिक पीरियड से भी इक्का दुक्का कैसे ना कैसे क्वेश्चन टिक ही जाता है। तो इनको कर ही लेना चाहिए, ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। तो एंशिएंट में अगर और भी टॉपिक्स ना करो ना, तो इनको कर लो, बहुत फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी, कोरोना तो नहीं हुआ है, मौसम चेंज हो रहा है ना। तो सामवेद का हो गया, उसके बाद में यजुर्वेद भी कर लेना, नेक्स्ट अथर्ववेद, ये 4 हो गए। फिर एक और क्वेश्चन है, अब ये क्या बोलते हैं, मैच द फॉलोइंग करना है ना, कि एंशिएंट साइट है और उसकी आर्कियोलॉजिकल फाइंड है, तो उसको करेक्टली मैच करना है। 2002 में क्वेश्चन पूछा था।
तो ये भी देखो होमवर्क ही है आपका, मतलब कि लोथल में क्या मिला था, डॉकयार्ड मिला था कि प्लग फील्ड मिला था। अब इन दोनों में से मिलेगा, क्यों? क्योंकि ए ऑप्शन या तो 1 से मैच है या 2 से मैच है, तो काफी हमें पता लग गया। और सी और डी में टेराकोटा रेप्लिका मिलेगा या फिर इंस्क्रिप्शन मिलेगा, 10 लार्ज साइज साइन ऑफ हरप्पन स्पिरिट स्क्रिप्ट। तो ये क्या है, होमवर्क है आपके लिए एक और। लेकिन आपको कमेंट नहीं करना है, ये वाला होमवर्क आपको कमेंट करके नहीं बताना है। आपको क्या करना है, इन सब स्पेशल साइट्स पर एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं उन पर एक छोटा छोटा नोट बनाना है कि वहां पे क्या क्या फाइंडिंग मिली थी। और उसका बढ़िया सोर्स मैं बता देता हूँ आपको, 12th क्लास की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की, उसका चैप्टर 1। इस बहाने कम से कम जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है वो एनसीईआरटी एक बार देख लेंगे। तो उससे कर लेंगे ना, तो काफी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और क्वेश्चन टिक भी रहे हैं वहां से। एक मैंने फिर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ कुछ साइट्स भी दे दिए, तो इनको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, यहाँ से देख लेना या फिर नेट से कोई और पिक निकाल लेना। आगे देख लेते हैं अपन। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ते हैं कि हाउ टू मेक नोट्स। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या ये रहती है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये चीज समझो कि नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में डिफरेंस होता है ना। नोट्स बनाने में और नोट्स लिखने में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी, तो ये चीज कहलाएगी नोट टेकिंग। मैंने कोई इंपॉर्टेंट बात बोली और आपने उसको लिख लिया। आप कहीं कोचिंग क्लास में जा रहे हो, वहां पर आपको टीचर डिक्टेट कर रहा है, आपने लिख लिया। आप डेली सुमित सर का करंट अफेयर्स देख रहे हो और वो क्लास के नोट्स आपने लिख लिए, तो वो हो गया नोट टेकिंग। लेकिन नोट मेकिंग क्या होता है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, याद रखना देखो, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यू आर पुटिंग द थिंग्स इन इनलाइन मैनर। लाइंड मैनर में चीजों को आप रख रहे हो, दैट इज नोन एज नोट्स मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। जन एक तो अप्रोच यूपीएससी की ये होनी चाहिए, मेंस का जितना भी सिलेबस है ना उसको तो प्रिपेयर कर लो आप। मेंस का पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लो और उसका फैक्चुअल पोर्शन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये आपका प्रीलिम्स सफाइस, प्रीलिम्स फुलफिल कर देगा आपका। क्योंकि सिलेबस तो बेसिकली मेंस का ही दिया हुआ है, तो मेंस की पूरी तैयारी करके उसका फैक्चुअल पोर्शन उठा लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, तो आपका प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी आ गया उसमें। तो जैसे जनरल स्टडीज पेपर 1 है मेंस का, 4 पेपर होते हैं सबको पता है, जीएस पेपर 1 2 3 4। तो पेपर 1 है, पेपर 1 का नाम क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ठीक है, ये सिलेबस दिया हुआ है। क्या दे रखा है, इंडियन कल्चर कवर्स द सैलिएंट फीचर्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट फॉर्म एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ओके, आर्ट। अगला, modern Indian history includes significant events, personalities, issues during the middle of the 18th century until the present. आगे, various stages and important contributors and contributions from different parts of the country in the freedom struggle. ये भी सिलेबस, और बाकी सब दिया हुआ है, सोसाइटी के बारे में भी दिया हुआ है। तो अब क्या करो, नोट्स बनाने का बेस्ट तरीका है, पहले तो आप सिलेबस को तोड़ना सीखो। सिलेबस को मल्टी वे में बाइफरकेट करो, तोड़ो। क्या, अब जैसे इतना ही एग्जांपल लूंगा मैं, क्योंकि अपन ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पिछले 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं ना अपन, तो मैं इसमें से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ, पहले आप इसको सिलेबस को तोड़ो। क्या बोला है, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज। चलो एक बार को इसको हटा देते हैं, ये लगते हैं अपन, वेरियस स्टेजेस ऑफ एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स एंड कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। आ जाओ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इसका मैंने सिलेबस बनाया कल बैठ के, बहुत बढ़िया। वेरियस स्टेजेस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की वेरियस स्टेजेस क्या थी, आइडियोलॉजिकल स्टेज जिसमें मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट स्टेज थी। अब नोट्स क्या बनाओगे, हर स्टेज के बारे में, व्हाट आर दे, हाउ दे आर इनिशिएटेड, हाउ दे आर डेवलप्ड और उनका इम्पैक्ट, है कि नहीं। ये हो गया हमारा आइडियोलॉजिकल स्टेट में मॉडरेट वाला। तो वेरियस स्टेजेस हुई कि नहीं हुई। अब इन पर एक एक पेज तैयार कर लो, बन गया नोट्स। और कभी भी इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कोई नई बात आए उसको ऐड ऑन कर लेना, बहुत अच्छे से नोट्स बन गया। हम क्या करते हैं, देखो जैसे आप कोई भी बुक उठाओ, मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम में उठाइए आपने, आप
हमको उस किताब को पढ़ना है और उस किताब को पढ़ के इस तरह से जॉट डाउन करना है कि हमने जो सिलेबस है ना वो फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही है। वो हम क्या करते हैं, हर पेज को 4-4 5-5 लाइन में लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब उसमें जहां भी मॉडरेट फेज के बारे में कुछ भी बता रहा है ना, तो वहां पर सीधा दिमाग एक क्लिक करना चाहिए, ये मॉडरेट्स कौन थे, ये मॉडरेट्स का आइडिया कैसे आया। चलो आइडिया आया तो आया, वो फले फूले कैसे। अच्छा, भारत की पॉलिटी में, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उनका इम्पैक्ट क्या रहा, उसी तरह से एक्सट्रीमिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, तो बन गए नोट्स। इन सब को इसी वे में लिखना है, वो कौन थे, उन्होंने कैसे इनिशिएट हुए, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका इम्पैक्ट कैसा हुआ। बहुत मेहनत का काम है। एक एक दो दो पेज भी बन गए ना, लेकिन समझ लो कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। लिखना सीख जाओगे, पॉइंट आने लग जाएंगे दिमाग में। सेक्युलरिज्म भी एक स्टेज था, इनिशियल टू उसका डेवलपमेंट। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या था, है इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, इसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इम्पैक्ट कैसे किया, तो ये सीख गए। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन 1924 से लेके 1937 तक हुआ था ना, रिफॉर्म्स आए थे, तो वो भी वेरियस स्टेजेस हैं। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, वो क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या रहा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, उसका कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, उससे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनी, उसमें नेहरू जी का क्या व्यू था, गांधी जी का क्या व्यू था। तो बन गए नोट्स अपने। अब देखो नोट्स तो ऐसे ही बनते हैं ना, नोट्स मेकिंग तो यही होती है ना, बाकी तो हमें पूरी क्रोनोलॉजी लिखवाई जा रही है, वो तो नोट्स टेकिंग है। अब ये ऐसे नोट्स बने ना आपके, तो एग्जाम तक एग्जाम रेडी नहीं हो गए आप, बस लास्ट में ये 20-50 पेज में अपने नोट्स बने, इनको रिवाइज कर लो, जल्दी से काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट स्टेज ये भी थी, लोअर कास्ट का अपलिफ्टमेंट, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट, गांधी जी की अप्रोच, अंबेडकर जी की अप्रोच, कांग्रेस की अप्रोच, तो ये भी एक स्टेज थी। स्वराज का आइडिया, तो स्वराजिज्म भी चला था अपने आप पे, कैसे ये बॉन्ड हुआ, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसका कंट्रीब्यूशन कैसे था, बहुत बढ़िया। अगला, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी वेरियस स्टेज है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या क्या हम इससे टेक अवे हो सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड प्रोविजंस क्या है। 1919 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया, उससे पहले भी 1773 से लेके 1858 तक में जाओ, फिर काउंसिल्स एक्ट जाओ, तो उनसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस निकाल लेंगे। तो बुक में तो सब लिखा हुआ है, लेकिन हमको इस तरह से नोट्स बना लेना है अपना कि हमें तैयार रहे। स्पेशल एम्फेसिस ऑन कांग्रेस, इसकी भी अलग अलग स्टेजेस थी, क्योंकि कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। ये मान लो सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का था, मोबिलाइज करके रखा हुआ था एंड तक। गांधीयन फेज, गांधी के आइडियोलॉजी क्या थी, उनके मूवमेंट्स क्या थे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स क्या थे, ओवरऑल इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, रिवोल्यूशनरी फेज, सारे फेजेस हो गए। इस तरह से करके एक एक पेज इन सब पॉइंट्स पर लिख लोगे तो नोट्स मेकिंग हो जाएगी, है ना। करते क्या है अपन, पेज टू पेज खोला, बुक की समरी लिख डाली, पूरी बुक है उसकी लिख डाली अपन ने समरी, तो उसमें तो काम नहीं चलेगा, देखो कितना लिखोगे। और इस तरह से लिखोगे ना तो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होएगी, नए नए थॉट्स हो रहेंगे और खुद का दिमाग और चलेगा आगे। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स और उनके कंट्रीब्यूशन, तो भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, भाई गांधी जी थे। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था भाई, मेजर मेजर मूवमेंट चलाए थे, जनता को मोबिलाइज किया था, समाज के अंदर एकीकरण लेके आए थे, मोबिलाइज मोबिलाइज किया था लोगों को, है ना। दलितों का अपलिफ्टमेंट का काम किया था। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, तो भाई साहब नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे, भगत सिंह थे, बहुत लोग थे। जो जो इंपॉर्टेंट है 10-15 उनके बारे में कुछ कुछ जान लो, प्री में भी क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस में भी पूछते हैं। विमेन, विमेन का कंट्रीब्यूशन था, क्या कंट्रीब्यूशन था वो लिख लो पॉइंट वाइज, उनका रिजल्ट क्या निकला वो भी लिख लो। मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन था वो लिख लो, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो आई थी। पीजेंट्स का कंट्रीब्यूशन था वो भी लिख लो, सारे जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए। लोअर कास्ट का, प्रेस का क्या, मीडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसको भी तैयार कर लो, ऐसे राइटिंग में भी आएगा एक एक पेज। एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस था, ट्राइबल्स का, वर्किंग क्लास का, एंग्लो इंडियंस का। हर बार यूपीएससी इसी तरह से करके पूछ लेती है घुमा घुमा के, और हमको ये लगता है कि पता नहीं कुछ भी पूछ रही यूपीएससी। वो इसलिए लगता है कि हमने सिलेबस को तोड़ना नहीं सीखा, है ना। सिलेबस को तोड़ तोड़ के काम करोगे तो बड़ी आसानी से चीजें निकल के आएंगी। इसको करना बहुत जरूरी है, वरना काम नहीं बनेगा। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स होते हैं ना, और जो सिलेक्ट होते हैं लोग, वो इसी तरह से तैयारी करते हैं। तो फिर क्या होता है, एक देखो
यूपीएससी का जो एग्जाम है ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव एग्जाम है, और उसमें ऑब्जेक्टिफाई करना बहुत मुश्किल है कि क्या पढ़े कि क्या ना पढ़े। तो इस तरह से हमने पूरे सिलेबस को तोड़ लिया और बस उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिविटी में भी ऑब्जेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और चीज़ें जब ऑब्जेक्टिव दिखने लग जाती है ना तो आसान दिखती हैं। तो फिर हमने क्या है, लिमिटेशन बांध ली कि हाँ हमें इतना ही करना है और सही जाएगा। और सही बात भी है, इतना भी कर लोगे ना तो भाई 50% पे तो टॉप ही कर देता है इंसान। 50% टॉपर के 50 51 52% आते हैं, उसमें उसका काम हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे करते हैं, है ना। अब देखो कैसे क्वेश्चंस पूछती है फिर यूपीएससी। प्रीलिम्स के तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज वगैरह पे इतने सारे क्वेश्चंस अपन ने किए, कैसे कैसे स्टेजेस डेवलप हुई। मेंस में कैसे पूछा, महात्मा गांधी से रिलेटेड 2018 में पूछा था, थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। अब एक बात बताओ, महात्मा गांधी की आप तैयारी करोगे, महात्मा गांधी का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस की तैयारी करोगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर भी हैं, तो उनके थॉट्स भी आएंगे वहां पर, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा, क्या मुश्किल है। अगला, हाईलाइट द डिफरेंस इन द अप्रोच ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। आपने सुभाष चंद्र बोस को पढ़ा तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी पढ़े उनके, तो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई ना कोई तरीका उन्होंने अपनाया होगा, तो उनकी अपनी एक अप्रोच थी। गांधी जी को पढ़ लिया, दोनों को कंपेयर कर लिया, फिर क्या दिक्कत है। अब देखो 2018 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, 2016 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, भाई वही गोल गोल घुमा रही है यूपीएससी अपने को, बस हमारी अप्रोच सही पकड़ में नहीं आ रही, हम किस तरह से करना चाहिए वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगला देख लो, हाउ वुड हैव बीन अचीवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस विदाउट महात्मा गांधी। भाई देखो महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था, वो कंट्रीब्यूशन अगर निकाल दो तो डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली दिखेगा ना अपने को। तो उसी तरह का क्वेश्चन था, घुमा दिया फिर से, एक चीज पर कितने बार पूछ लिया। अब एक महात्मा गांधी पर 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, है ना, 10 10 12 12 नंबर में, तो आया समझ में। इस तरह से नोट्स बनाने हैं, मेंस में भी दिक्कत नहीं होगी, मेंस में तो होगी नहीं। इसी तरह से जैसे वुमेन पे क्वेश्चन पूछा 2013 में, डिफाइंग द बैरियर ऑफ एज, जेंडर एंड रिलीजन, द इंडियन वुमेन बिकेम द टॉर्च बियरर ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया। चलो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है ना, तभी तो टॉर्च बियरर बनी। इसको डिस्कस करना है कि कैसे कैसे, क्योंकि भाई इसने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन किया, वहां पे कंट्रीब्यूशन किया, सारा कंट्रीब्यूशन किया, अच्छी बात। अब देखो 2016 में सेम टाइप का क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन वुमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधीयन फेज। गांधी जी के साथ में, गांधी जी के तौर तरीके पर चलते और गांधी जी के टाइम पर भी उनका क्या रोल रहा। पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, अभी भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया, गोल गोल घुमाया ना, मोटे मोटे पॉइंट तैयार होते, कुछ कुछ एग्जांपल चेंज करने की जरूरत थी। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। अगला एक और क्वेश्चन, द वुमेन क्वेश्चंस अरोज इन मॉडर्न इंडिया एज अ पार्ट ऑफ द 19th century social reforms movement. What were the major issues and debates concerning women in that period? अब वुमेन के साथ भी तो कोई समस्या होगी ना, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो ये भी एक फेज था कि सोशल रिफॉर्म चल रहा था मॉडर्न के टाइम, मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, तो वो भी हमें पता लगेगा। तो घूम फिर के वैसे क्वेश्चन घुमा रहे हैं, है ना। तो ये तो वही वाली बात हो गई, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, उस एक सत्य को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, तो यूपीएससी भी उस एक सत्य को बस घुमाए जा रही है, घुमाए जा रही है, घुमाए जा रही है और घुमाए जा रही है। तो ये तरीका होता है नोट्स मेकिंग का। अब आपको करना क्या है, या फिर हम कुछ मेंस वेंस का चलाएंगे तब देखेंगे, मेंस वाले कोर्सेज में आप लोगों को अपने एंड पे क्या करना है, पूरे सिलेबस को तोड़ना सीखो, बाइफरकेट करो। कौन सा टॉपिक है, लिबरलाइजेशन है, तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, कैसे लाया जाता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, आज के टाइम पे कॉन्करेंट कंटेम्प्रेरी टाइम में इसके क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं, एकदम से इमीडिएट रीजंस क्या थे, लिबरलाइजेशन तैयार हो गया। सारा इस तरह से तैयार कर लिया ना, इतने बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे ना, और पढ़ने में मजा आएगा, न्यूज़पेपर वगैरह सब समझ में आएगा। इस तरह से तैयार करो। बुक्स रेफरेंस हैं, नोट्स हम खुद बनाएंगे। इवन कोचिंग के नोट्स भी नोट्स नहीं होते, वो नोट्स टेकिंग है, नोट्स मेकिंग तो खुद ही करता है इंसान। और जो सचमुच में अच्छे नोट्स बनाता है ना, खुद के नोट्स बनाता है, उसी का होता है सिलेक्शन। तो ये नोट्स मेकिंग देख लिया अपन ने। अब देखो करते हैं बोल बच्चन। बोल बच्चन आज ज्यादा अपन करेंगे नहीं, मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे लग रही है डाउन, लेकिन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन आए थे जो लिटरली 2 3 लोगों ने पूछ लिए, मेल पे भी पूछ लिए। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है,
और इस टाइम पे कंसंट्रेशन के इश्यूज हैं और फीमेल्स के साथ में ज़्यादा समस्या है। मतलब इस टाइम पे क्या है, देखो न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब थोड़े केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जो महिला स्टूडेंट्स है ना, उनको तैयारी करने में दिक्कत आ रही है। क्यों? क्योंकि सभी फैमिली मेंबर्स ना, सब लोग घर पे हैं। तो क्या है, सभी लेडीज को सारा काम करना पड़ता है ना, तो उनको टाइम नहीं मिल रहा। और एक और समस्या क्या है, मेड्स वगैरह भी नहीं आ रही हैं, तो सारा काम घर का खुद ही करना पड़ता है। तो उस वजह से समय नहीं मिल पाता। तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे मोटिवेटेड रहे? तो देखो, एक चीज सोचो कि लॉकडाउन की वजह से हमारी जो तैयारी पर मार लगी है ना, एग्जाम तो एक्सटेंड होगा फॉर श्योर, क्योंकि गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि एग्जाम वो कंडक्ट करवा दे। तो बाद में अपने को टाइम मिल जाएगा। उसके अलावा देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो बहाना कि हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, और एक होता है सच में जेन्युइन रीजन। तो कोई बहाने का तो कोई अल्टरनेट नहीं है, जेन्युइन रीजन है तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। होता है कई लोगों के साथ में समस्या होती है, जैसे कि कोई ससुराल में रह रही हैं, या फिर घर में भी कि थोड़ा सुनने सुनाने को भी मिलता है, ये तो काम ही नहीं करती, ये तो ऐसे है वो है, होता है अपने समाज में। अनइंटेंशनली होता है, थोड़ी सी ऐसी परिपाटी अपने यहाँ पे चली हुई है। तो उसको कैसे कर सकते हैं ओवरकम? देखो, एक तो ये करो कि घर पे है ना, सबसे बैठ के एक बार डिस्कस कर लो प्रेम से कि भाई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं और एक टाइम टेबल हम सब लोग एक शेड्यूल फॉलो करेंगे। क्या? कि भाई सुबह इतने टाइम पे खाना बन जाएगा और उसके बाद में आप खाना खा लेना। उसके बाद में, अब देखो, खाना बनाने में और इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर 5 सदस्य भी है ना घर पे, तो 20 से 25 रोटी बनती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट। और साथ में ही अगर सब्जी वगैरह बनाओ तो 1 घंटे में खाना बन सकता है। 1 घंटे में सुबह का खाना बन गया, 1 घंटे में शाम का बन गया। और सास बहू मिलके इसको मैनेज कर सकती हैं दोनों। हाँ, पंगा बताऊं कब होता है? कुछ घरों में क्या होता है, जब भी कोई नया सदस्य खाना खाने आएगा ना, तो तवा तभी गैस पे चढ़ेगा और गरम गरम फुलके बनेंगे। ऐसा मत करो। ऐसा एक कॉमन प्रोग्राम बना लो कि देखो, एक बार खाना बन जाएगा, फिर उसके बाद में आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद खाना डाल डाल के खाओ। खाना बन गया, एक टाइम का खाने लग गए, फिर 4 बजे बर्तन धोने का काम हो गया। जल्दी से सुबह या फिर एक बार घर की सफाई हो जाए। फिर सबको ये बोल दो कि सारा जो घर को बिखेर रहे हो ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सामान फिर से रखना पड़ेगा। और वाइफ्स हैं, वो अपने हस्बैंड्स को भी साथ में काम पे लगा दें, है ना। वो अपने हस्बैंड्स को भी काम पे लगा दे कि बोले ये नहीं है कि मैं ही काम करती रहूंगी, आप भी काम पे काम करो। उसके अलावा घर वालों से लिटरली ये बोलो कि देखो, मेरा एग्जाम है और मैं इतनी मैंने मेहनत की और मैं पढ़ना चाह रही हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प करो, वरना मेरी तैयारी बेकार जाएगी। अगर जेन्युइनली अपन डिस्कस करते हैं ना बड़ों से, चाहिए थोड़ा बहुत हमें वो सुनाते भी हों, तो वो हमें कंसर्न करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारी बात नहीं मानेंगे। तो उनको भी लगेगा कि हाँ यार, हमारी बेटी या हमारी बहू बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके, तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर की बातें चलती हैं, लेकिन वो एक दूसरे की हेल्प करती हैं। तो वहां पर आप बैठ के बात करो कि देखो माता जी या मम्मी जी, सासू माँ जी, जो भी दिक्कत है, थोड़ा सा है ना, मेरे को टाइम चाहिए, तो आप मेरी हेल्प करो। मैं जब काम करूँ ना, तो आप थोड़ी सी मेरे हाथ बटा दिया करो, या फिर मैं काम करूँ जब थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कर दिया करो। जिस तरह से भी अपना हिसाब किताब है। और उसके अलावा क्या है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। होता क्या है, हम ग्रजेस पाल लेते हैं किसी ने। अब इस टाइम पे क्या है, सारे घर वाले साथ में बैठते हैं। सारे घर वाले साथ में बैठते हैं ना, तो हमारे झगड़े हो जाते हैं। हमारे झगड़े हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और घर पे ही रह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपने ईगो को मेल्ट कर दो। लेट सपोज अम्मा जी ने मुझे डांट दिया, मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मुझे आया गुस्सा, मैंने वहीं उनसे झगड़ा कर लिया, तो टेंशन मैंने पाइल अप कर ली बहुत ज्यादा। करना क्या चाहिए, चुप रहना सीखना पड़ेगा थोड़ा सा। डांट दिया, डांट दिया, डांट दिया भाई, आ गया उनको गुस्सा। अब 2 घंटे के बाद में सब माहौल एकदम शांत हुआ, तो प्रेम से जाके बोलो, अच्छा मम्मी, आजकल आपको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्या? सिचुएशन भी खराब चल रही है, गर्मी भी आने लग गई है, हो जाता है कभी कभी, है ना। ऐसे गुस्सा मत किया करो, बताओ क्या बात है ना। तो प्रेम से बात करो, तो उनको भी इतना अच्छा लगेगा कि यार ये है ना, क्या बोलते हैं, हमारे अंदर जो कम्युनिकेशन गैप था वो टूट रहा है। उनको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार, ये मेरे को भी कंसर्न करते हैं। हमारे जो बड़े होते हैं ना, एल्डर्स होते हैं, वो हमारा बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है कि थोड़े से वो ऑर्थोडॉक्सी हैं, है ना। थोड़ा सा उन्होंने देखा भी इसी तरह का माहौल है ना, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर भी ऐसा ही है। पूरे जीवन उन्होंने इसी तरह से देखा है, क्या,
फीमेल का रोल क्या होता है, घर का काम करना, अगर वो नौकरी भी कर रही है तो भी घर का काम करेगी। तो इस तरह का एनवायरनमेंट उन्होंने हमेशा से देखा, तो उनके मन पे वैसी छाप पड़ी हुई है। हस्बैंड थोड़ी ना काम कर सकता है, या फिर घर का लड़का थोड़ी काम करेगा। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही देखा है। लेकिन हम उन चीज़ों को लेके उनको बस सुनाने लग जाएं और उनके प्रति हम द्वेष भावना रखें, तो वो चीज़ भी खराब है। तो हमें भी उनसे प्रेम से बात करनी पड़ेगी, और बाई चांस कभी हमें वो ज़्यादा सुना भी दें तो अवॉइड करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अवॉइड करने पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ बताऊं क्या है? अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, ये याद रखो, व्हाट आई कंसर्न, कॉम्पिटेंस। कुछ भी स्थिति हो जाए, मेरे को कॉम्पिटेंट बन के रहना ही पड़ेगा कि मैं जो करना चाहूँ वो कर लूँ। तो उसके लिए तो मेहनत लगेगी, और यही, और स्ट्रगल भी लगेगा, और यही स्ट्रगल है। उसके अलावा ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब मैं आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी। एंड रिलेटेडनेस, किसी से भी मेरा संबंध खराब नहीं हो, चाहे जो आदमी सामने वाला जितना भी बेकार अच्छा कैसा भी हो, है ना। तो ये सब चीज़ें तो रखनी पड़ेंगी। तो इस तरह से बातचीत करेंगे और प्रेम से चलेंगे ना, तो थोड़ा सा टाइम बचा लेंगे। अच्छा, उसके चक्कर में हम अपना टाइम टेबल खराब ना करें, है ना। टाइम टेबल खराब करेंगे तो बाद में टाइम टेबल को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। टाइम टेबल को बैलेंस आउट रखना है, सोना उठना। क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, जब छोटे बच्चे भी घर पे रहते हैं ना, तो वो भी समस्याएं तो रहेंगी कि उनको बाहर भी नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ में इंजॉय कर लो। मान लो पहले 8 घंटे पढ़ पा रहे थे, तब 6 घंटे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो 2 घंटे बाद में कंपनसेट हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में एग्जाम होएगा, है ना। लॉकडाउन के बाद में एग्जाम होएगा, तो 15-20 दिन एग्जाम खिसक जाएगा, तो उसका फायदा हमें मिल जाएगा आराम से। तो इस तरह से करके एक बैलेंस आउट करके रखना पड़ेगा चीज़ों का। अच्छा, उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो वो तो बहुत बेकार चीज़ है। डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों को तो हमें टॉलरेट ही नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन कि दिस थिंग वॉन्ट बी टॉलरेटेड। डोमेस्टिक वायलेंस होती क्या है कि भाई अपनी खुदगर्जी को छुपाने के लिए हम दूसरे पर बल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। वी आर फोर्सिंग अदर पर्सन इन ऑर्डर टू सेव अवर नेगेटिव थिंग्स। तो उस चीज़ को तो एंटरटेन करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें नुक्ताचीनी तो चलती रहती है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें और एक पॉजिटिविटी प्रिवेल करें। और साथ में सब लोग बैठ के रामायण देखो। यार रामायण में है ना इतना ज़्यादा मतलब कोहेशन है ना। मतलब मैं अपने भैया के साथ रामायण देख रहा हूँ ना, तो भाई भाई पे प्रेम आ जाता है ना। तो इससे भी बहुत अच्छा क्या प्रभाव पड़ता है। और थोड़ा सा टाइम भी इंजॉय कर लो, मौका भी मिला है, बनते रहेंगे आईएएस भी, है ना। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें कि इकोनॉमिक्स वाले सर आएंगे, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ाएंगे। और हेल्थ का ध्यान रखो यार, मौसम भी चेंज हो रहा है। कल यहाँ पे क्या हुआ था, एकदम से बारिश हो गई थी और फिर एकदम से गर्मी हो गई, तो तबीयत खराब हो जाती है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान में रखना है। तो जल्दी से रैप अप करते हैं इसको, लेक्चर को। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वी आर स्टडिंग ऑन ओनली आईएएस, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनी वे एनी हाउ। सो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।